भूतिया फौजियों की ट्रेन। फौजियों की फौज आतंकवाद को फायरिंग करते हुए बॉर्डर पर लड़ रहे थे। एक के बाद एक गोलियां दोनों तरफ से चलती जा रही थीं, तो कभी बम फेंके जा रहे थे। वहीं तीन जिगरी फौजी दोस्त जमीन पर लेटे हुए फायरिंग करते हुए कहते हैं, आदित्य, गोली खत्म हो गई है, क्या करें? उनका हमला बढ़ता ही जा रहा है। करना क्या है? अब लास्ट प्लान अपनाना पड़ेगा, क्योंकि हम पर और गोली बारूद नहीं है और इन्हें खत्म करना बहुत जरूरी है, वरना ये बॉर्डर से आगे चले जाएंगे। हाँ मेरे जवानों, तो चले खतरनाक प्लान को अंजाम देने। क्या पता इस बमबारी से हम तीनों मिले या ना मिले। जान पर खेलना हमारा धर्म है और इस देश के लिए हम कुछ भी करेंगे। जय हिंद। भारत माता की मोहब्बत में खुद को कुर्बान कर बैठेंगे। मरेंगे अपने वतन की मिट्टी के लिए, चाहे मौत से शर्त लगा बैठेंगे। मेरे 1 2 3 कहने पर ही हम तीनों खड़े होकर फायरिंग करते हुए चलेंगे और आखिर में बम फेंक देंगे। ठीक है। बाकी फौजी अलग अलग जगह से वार कर रहे थे और ये 3 फौजी आखिरी प्लान को अंजाम देने के लिए रेंगते हुए आगे जाकर खड़े होते हैं। तभी आदित्य के कहते ही एक साथ दुश्मनों पर फायरिंग करते हैं, जिसमें कुछ गोलियां उन्हें भी लग जाती हैं। वो गिर जाते हैं पर अपने लास्ट बम को फेंक कर दुश्मनों को खत्म कर देते हैं, जिसके ब्लास्ट में वो तीनों घायल हो जाते हैं। तभी उनका कर्नल विक्रम शाह आता है, जो कैंप में उन फौजियों की मरहम पट्टी करवा रहा था। उसे देखकर सभी घायल फौजी बेड से उठकर एक साथ कहते हैं, जय हिंद सर। जय हिंद। आप सभी फौजियों ने बहुत ही बेहतरीन तरीके से दुश्मन का खात्मा किया है। इसमें आपकी जान भी जा सकती थी। मैं पूछ सकता हूं बाकी फौजियों को न बताकर किसने प्लान भी जारी किया? सर, मैंने किया। हम तीनों ने मिलकर, क्योंकि दुश्मनों को मारने का हम पर कोई चारा नहीं बचा था। हमारे अधिकतर फौजी घायल हो चुके थे। आदित्य, तुम जानते हो ना यह कितना रिस्की था? सर, माफ कीजिएगा, लेकिन हम फौजी तो अपने देश के लिए जान देने के लिए ही बने हैं। आतंकवादी को हराने का इससे अच्छा कोई और मौका नहीं था। अकेले फैसला लेना बहुत डिसअपॉइंटेड था। खैर, अपना ख्याल रखो और हाँ, तुम सबकी चिट्ठी आई है, पढ़ लेना। थैंक यू सर। ओए होए, बल्ले बल्ले, चिट्ठी आ गई घर से। ओए होए, देख ले शमशेर, भाभी की चिट्ठी के लिए कितना उतावला हो रहा है। तो तेरी मम्मी की चिट्ठी भी आई होगी। चल जल्दी से चलते हैं। तीनों अपनी चिट्ठी जाकर ले लेते हैं और पढ़ने लगते हैं। भैया, तुम कब आओगे? मुझे तुम्हारी बहुत याद आ रही है। 1 बरस हो गया तुमसे मिले हुए। अब कम से कम इस रक्षाबंधन पर तो आ जाओ, ताकि तुम्हारी बहन तुम्हारे हाथों में राखी बांध सके और तुम्हारा प्यार पा सके। तुम्हारी नटखट बहन अनीता। आऊंगा मेरी बहन, अरे जरूर आऊंगा, लेकिन 15 अगस्त पर, क्योंकि छुट्टी नहीं मिलेगी उससे पहले। क्यों रे नालायक, तुझे अपनी इकलौती माँ की जरा भी याद नहीं आती? अब तो बेटा मेरे पास आ जा। जी चाहता है अपने कलेजे के टुकड़े को कलेजे से लगा लूं। 4 साल हो गए तेरी राह देखते देखते। अब जल्दी आ जा, कहीं मैं ही तुझे छोड़कर चली न जाऊं। माँ, माँ रो मत। माँ, इस बार मैं जरूर आऊंगा और तुम्हें सीने से भी लगाऊंगा। अजी, आपकी बहुत याद आती है। मुझसे शादी करने के 2 महीने के बाद ही चले गए थे। अब जल्दी से आ जाइए, आपका मुन्ना आपको बुला रहा है। कल ही शाम को हुआ है, आपका ही नाम रखा है उसका, छोटू जोरावर सिंह। माँ जी भी आपकी बहुत याद करती हैं और ये 9 महीने आपके बिना कैसे कटे हैं ये मैं बता भी नहीं सकती। आई लव यू, आपकी प्यारी पत्रलेखा। आई लव यू टू पत्रलेखा। मैं आऊंगा अपने छोटू जोरावर से मिलने। ए शमशेरा, ए आदित्य, देख मेरा बेटा हुआ है। तुम सब चाचू बन गए हो। ओए होए यारा, मजा आ गया। अब तो तू हम सबको पार्टी देगा। ओए कांग्रेचुलेशंस जोरावर। शुक्रिया दोस्तों। वैसे तुम दोनों की चिट्ठी में क्या आया है? मुझे तो मेरी बहन रक्षाबंधन पर बुला रही है। रोना ही आ गया उस पागल की बात सुनकर। और मुझे माँ बुला रही है, बहुत याद करके रो रही है। सर से बात करना, कुछ नहीं तो 4 दिन की छुट्टी मांग ले। ठीक है, मैं कर्नल सर से बात करता हूँ। वहीं शाम को खाना खाने के बाद भी बार बार फौजी अपनी चिट्ठी पढ़ने लगते हैं और गाते हुए कहते हैं, संदेश आते हैं हमें तड़पाते हैं, जो चिट्ठी आती है वो पूछे जाते हैं।
कि घर कब आओगे, लिखो कब आओगे, कि तुम बिन ये घर सूना सूना है। तीनों फौजियों को घर जाने की अनुमति मिल जाती है और ट्रेन में बैठकर वो कहते हैं, ओए शमशेरा, लग नहीं रहा कि हमें छुट्टी मिल गई है और हम अपने घर जा रहे हैं। हाँ यार, यहाँ से जाने के बाद हम घर वालों के लिए सामान खरीदेंगे। हाँ भाई, उसके बाद मेरे घर में आना अपने भतीजे को आशीर्वाद देने। जरूर यारा, जरूर। तभी कोई आदमी उनकी सीट पर जबरदस्ती बैठने की कोशिश करता है, पर जैसे ही उसे उन फौजियों के बारे में पता चलता है तो सीट छोड़ देता है। तो जोरावर कहता है, अरे कोई बात नहीं, आप बैठ जाइए, एक सीट खाली है। अरे नहीं नहीं सर, आप हमारे लिए अपना घर छोड़कर बॉर्डर पर जाते हैं, मैं ये सीट तो आपके लिए छोड़ ही सकता हूँ, मैं दूसरी जगह बैठ जाऊंगा। ये कहते ही वो आदमी कहीं और बैठ जाता है। तीनों फौजी हंसी खुशी बात करते हुए सफर तय करते हैं कि कुछ दूर जाकर ट्रेन पटरी से उतर जाती है, जिसमें सभी की मौत हो जाती है। लेकिन तीनों जवान उठते हैं और कहते हैं, हे भगवान, ये क्या, सारे पैसेंजर्स मारे गए, हमें इन्फॉर्म करना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। तीनों फौजी रेलवे स्टाफ के पास जाकर बुलाने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो भीड़ देखकर एम्बुलेंस बुलाता है और लोगों की मदद करते हैं। भगवान का लाख लाख शुक्र है, हम बच गए। हमारे परिवार वाले भी हमारी राह देख रहे हैं, चल जल्दी से उनके पास चलते हैं। ये बोलते ही तीनों अपने अपने परिवार के पास लौट जाते हैं, जहां जोरावर अपने घर में जाकर आवाज लगाता है, माँ, पत्रलेखा, मैं आ गया, देखो अपने बच्चे के लिए क्या लाया हूं। अरे यहाँ तो कोई भी नहीं है, छत पर होंगे जरूर। जोरावर हर जगह देखता है पर वहां कोई भी नहीं होता। काफी देर बाद दोनों फौजी उसके घर आकर कहते हैं, अरे जोरावर, माची और भाभी कहाँ हैं? उनसे ही मिल लूं। मतलब तेरे घर वाले भी घर पर नहीं हैं? नहीं यार, हम दोनों के घर वाले नहीं हैं, तो हमने सोचा तेरे घर ही आ जाए। अरे सबके घर वाले कहाँ गए? हम इतने दिन बाद आए हैं और कोई नहीं है, कुछ तो गड़बड़ है। चलो ढूंढते हैं। तीनों नौजवान फौजी ढूंढने लगते हैं। तभी वो आगे जाकर देखते हैं एक बहुत बड़ी तादाद में भीड़ लगी है, जहां फौजियों को सभी शहादत दे रहे थे। तभी तीनों उन शहीद फौजियों को सलामी देते हुए कहते हैं, लगता है हमारी तरह कोई फौजी है जो शहीद हुआ है। जय हिंद। जय हिंद। चलो उन्हें ही सलामी दे दे, पहले जरूर हमारे देश के लिए अपनी जान दी होगी। तीनों जैसे ही वहां जाते हैं तो देखते हैं तिरंगे से ढके 3 ताबूत थे, जिनके आसपास उन तीनों फौजियों के ही घर वाले थे, जो फूट फूट कर रो रहे थे। तीनों को कुछ समझ नहीं आता। अरे ये मेरी बहन किसके लिए रो रही है? हाँ, मेरी बीवी बहुत रो रही है। आखिर कौन है? क्यों 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 चले गए आप मुझे छोड़कर? हमारे बच्चे की परवरिश तो हमें साथ में करनी थी ना। मैं कैसे रहूंगी आपके बिना? पत्रलेखा, ये तुम क्या कर रही हो? मैं तो यहाँ पर हूँ, देखो बिल्कुल ठीक हूँ और जिंदा हूँ। पत्रलेखा, मेरा बेटा आदित्य, मैंने तुझसे ये थोड़ी कहा था कि तू मुझसे ऐसे मिल। अरे तेरी माँ कैसे जिएगी तेरे बिना आदित्य? वापस आ जा। ये मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा, किसके लिए रो रहे हैं हमारे घर वाले? हम तो यहाँ है ना। तभी हवा का तेज झोंका उन तीनों की लाश पर से तिरंगा हटा देता है। अपनी लाश को देखकर भूतिया फौजी हक्के बक्के रह जाते हैं, जहां उनका कर्नल उनकी लाश को सलामी देते हुए तोप चलवाते हैं और तिरंगे से उन्हें लपेट देते हैं। इसका मतलब उस ट्रेन हादसे में हम भी मर चुके थे और हमें लगा कि हम बचकर अपने परिवार से मिलने आए हैं। मां, मुझे माफ कर दीजिए, आपका बेटा आपके गले भी नहीं लग सका। इस तरह कर्नल उनकी शांति की पूजा कराता है, जिसके बाद उन्हें मुक्ति मिल जाती है। पतंग बनाने वाली सास बहू की सफलता। सज्जनपुर गांव में रहने वाली कल्याणी अपने बेटे जगत और बहू अर्चना के साथ रहा करती थी। एक दौर था जब पूरे गांव में उनके घर के अमीरी के चर्चे हुआ करते थे, मगर माँ बेटे के फूहड़पन के चलते माला माली कंगाली में बदलने लगी। हालत बद से बदतर होने लगे और घर की दुर्दशा देखकर अर्चना कहती है, रसोई घर एकदम ओझा हो चुका है। ना सासू माँ को फर्क पड़ रहा है, ना इन्हें। अब घर का दाना पानी चलाने के लिए मुझे ही घर से बाहर कदम निकालना पड़ेगा।
घनघोर गरीबी और भूखमरी देखकर अर्चना काम की तलाश में निकल पड़ती है। अन्नपूर्णा माँ की दया से उसको एक ढाबे पर काम मिल जाता है। उस रोज से ही वो वहां काम में संलग्न हो जाती है। देर शाम जब वो घर लौट रही होती है तो ढाबे का मालिक मंटू कहता है, अरे सुनो अर्चना बहन, अरे ढाबा बंद करने का समय हो गया है। अगर तुम्हें इस खाने की जरूरत हो तो घर ले जाओ। दिन भर की थकी हारी अर्चना खाना लेकर घर लौट आती है, जहां पूरा घर एकदम बिखरा हुआ पड़ा था। एक ओर उसकी काम चोर सास कल्याणी तो दूसरी ओर उसका आलसी पति जगत आराम से पसरे हुए थे। अरे ये क्या हालत मचा रखी है आप दोनों ने। ऐसा लग रहा है जैसे ये घर नहीं बल्कि भंगार हो। बहू आ गई तू, बड़ी जोरों की भूख लगी है, ला दे क्या लाई है खाने को। अरे भूख के मारे मेरे भी पेट में कबड्डी मच रही है। दोनों माँ बेटे अकेले ही सारा खाना हजम कर जाते हैं, जिसके चलते 2 रोज की भूखी अर्चना पानी पीकर पेट भर लेती है। गुजरते समय के साथ अर्चना की परेशानियां और ज्यादा बढ़ने लगती हैं। एक दिन जब वो देर रात ढाबे का काम खत्म करके घर आती है तो घर का बिखराव देख बौखला कर कहती है, आप दोनों माँ बेटी एकदम आलस की मूरत बन चुके हैं। मैं भी इंसान हूँ, कितना करूंगी और कब तक करूंगी। एक मुंह से कहते हैं आप लोग कि बहू के कदम घर में शोभा देते हैं। पिछले 6 महीने से मैं आप दोनों का पेट भरने के लिए ढाबे पर खट रही हूँ, मगर मेरी किसी बात से भी आप दोनों के कान पर जू तक नहीं रेंगती। अर्चना की कटाक्ष बोली का उसके पति जगत पर तो कोई असर नहीं होता, मगर उसके साफ शब्द कल्याणी को शर्म से पानी पानी कर जाते हैं। वो पछताते हुए कहती है, सारी गलती मेरी ही है। अगर शुरू से मैं आलसी न होती तो जगत भी आज कामकाजी होता, मगर अब मैं अपनी गलती सुधारूंगी। अब तेरी सास घर चलाने के लिए तेरा भरसक साथ देगी। अब सास बहू साथ मिलकर ढाबे पर काम करने लगती हैं। अभी 2 ही दिन हुए थे कि कुछ सरकारी मुलाजिम मंटू का ढाबा बंद करवा देते हैं। बहू ये ढाबा बंद क्या पड़ा, हम दोनों सास बहू के तो जैसे हाथ ही कट गए। अब क्या होगा। माँ जी सब्र रखिए, कोई ना कोई काम मिल ही जाएगा। दोनों सास बहू एक साथ मिलकर काम खोजने लगती हैं, जहां उन्हें एक घर में झाड़ू बर्तन का काम मिल जाता है। कुछ वक्त बाद इस काम की पगार में तो महीने भर दाल रोटी चलाना भी मुश्किल पड़ रहा है। ये तो वही मिसाल हो गई, आमदनी 98, खर्चा रुपया। माँ जी मैंने कुछ सोचा है। 15 अगस्त पास है, ऐसे में भरी बाजार पतंग की ही होड़ होती है। इस महीने हमें जो पगार मिलेगी उससे हम पतंग बनाने का कारोबार शुरू करेंगे, जिससे 4 पैसे बढ़कर आएंगे और जीविका आसानी से चल पाएगी। महीने के अंतिम पड़ाव में सास बहू को पैसे मिलते हैं, जिसे वो पतंग बनाने का सामान खरीदकर घर आती है। दोनों सास बहू बहुत देर रात तक अनेकों पतंग बनाती हैं। बहू बहुत वक्त हो चुका है, अब तू सो जा। बाकी की बची पतंग मैं बना दूंगी। सोएगी नहीं तो सवेरे पतंग बेचने कैसे जाएगी। अर्चना के सो चुकने के बाद कल्याणी देर रात तक अकेले ही सैकड़ों पतंगे बनाती है। फिर सुबह, सासू माँ इतने कम सामान में भी आपने सैकड़ों पतंग बना दी। बहू अपने जमाने में मैंने खूब पतंग बनाई है, क्योंकि मेरे पिताजी एक पतंग व्यापारी थे। माँ जी मैंने चूल्हा चौका निपटा दिया है, अब मैं पतंग बेचने दूसरे गांव जा रही हूँ। अर्चना सारी पतंग को लेकर उन्हें बेचने निकल पड़ती है। पतंग ले लो, लाल हरे नीले पीले पतंग, इंद्रधनुष के रंग के पतंग ले लो। पतंग देखकर गांव के कुछ बच्चे झुंड में आके खड़े हो जाते हैं। चिंकू नाम का एक बच्चा कहता है, अरे पतंग वाली, मुझे वो पीली पतंग चाहिए, ये लो पैसे। अर्चना दिन भर गांव गांव में पतंग बेचकर सांझ होते ही बाजार निकल पड़ती है। वो एक नुक्कड़ पर अपनी पतंग को लिए खड़ी हो जाती है। तभी एक दुकानदार जो बड़े तबके का पतंग व्यापारी था उसके पास आकर कहता है, सुनो, कैसे बेच रही हो ये रंग बिरंगी पतंग? आपको मेरी पतंगों की क्या जरूरत, आप तो खुद एक बड़े पतंग व्यापारी हैं। मगर तुम्हारी पतंग बड़ी ही चटकदार और लुभावनी है। अब के ग्राहक ऐसे ही पतंग की मांग करते हैं। कहो ये सभी पतंग कितने की बेचोगी? वैसे तो एक पतंग पूरी 10 रुपए की पड़ेगी, मगर आपको 12 पतंग 100 की दिए देती हूँ, जो कि आप मेरी सभी पतंग खरीद रहे हैं, इसीलिए थोक रेट में है। पतंग व्यापारी मनोहर उसकी सारी पतंग खरीद लेता है। खुश मन से घर वो लौट आती है। माँ जी हमारी बनाई सारी पतंग पल भर में ही बिक जाती है, कल से हमको और ज्यादा पतंग बनानी होगी।
हर एक दिन के साथ सास बहू की बनाई पतंग परवान चढ़ती जा रही थी। बाजार में उनके पतंग की चहल पहल मची हुई थी। माँ जी ये देखिए, पिछले 2 दिन में ही हम दोनों सास बहू ने 5,000 से भी ऊपर की पतंग बेच दी। उन पतंग को बनाने में हमारी लागत केवल 500 थी, यानी कि हमको 4,500 का मुनाफा हुआ है। 1 से भले 2 और 2 से भले 3। कितना भला होता कि ये कमबख्त भी पतंग बनाने में हमारा हाथ बटाता। माँ जी मेरे पास एक तरकीब है जिससे ये खुद रास्ते पर आ जाएंगे। दोनों सास बहू को आपस में खुसर पुसर करता देख जगत कहता है, अरे ये आप दोनों कान में क्या फूसाफूसी कर रही हो? हिम्मत है तो मैदान में बोलो। मैं जानता हूं कि आप दोनों के बीच मेरे ही चर्चे चल रहे हैं। दोनों मिलकर जगत को घर से खदेड़ते हुए कहती हैं, आज दिन भर बाहर रहेगा तो तुझे तारे नजर आएंगे। कुछ ही पल में भूख से झुंझलाता जगत कहता है, अरे माँ अब तो भीतर आने दो। तुम्हारे इस जगत को दिन भर में ही जगत दिखाई पड़ गया। अरे वादा करता हूँ पूरे 15 अगस्त तक पतंग बनवाऊंगा। बहू जी माँ जी, सुबह का भूला शाम को घर लौट आए तो उसे क्या नहीं कहते? उसे भूला नहीं कहते हैं माँ जी। इस तरह अब तीनों एक साथ मिलकर दिन भर में ज्यादा तादाद में पतंग बनाते हैं। माँ जी बाकी दिन हम सास बहू दिन रात मिलाकर भी 100 पतंग ही बना पाते थे, मगर आज पूरे 500 पतंग बनाया है हमने। बहू अब तुम दोनों साथ मिलकर इन्हें बेच आओ, इतने में मैं रात का खाना निपटाकर फुर्सत पा लूंगी। दोनों दंपति एक साथ 500 पतंग लेकर बाजार के सभी दुकानों पर उन्हें बेच आते हैं। हर एक दिन के साथ पतंग से होने वाली उनकी कमाई परवान चढ़ने लगती है, जिससे उन्हें छप्पर के पुराने घर से भी निजात मिल जाती है। माँ जी आज पतंग से हमारी किस्मत परवान पर है। कल तक हमारे पास पेट भरने जितना पैसा भी नहीं था, मगर आज पतंग की बिक्री से हासिल हुए पैसे से हमने आलीशान घर खड़ा कर लिया। हाँ बहू, और अब हर एक गांव से लेकर बाजार तक हम सास बहू की बनाई पतंग में भारी पहचान भी हासिल कर ली है। अरे मुझे तो सबसे ज्यादा खुशी इस बात की है माँ कि इस बार 15 अगस्त के दिन हम भी छत की मुंडेर पर खड़े होकर पतंग उड़ा पाएंगे। पहले हमारे पास छप्पर था, मगर अब छत है केवल इस पतंग की कमाई से। इस तरह हर एक वर्ष सास बहू मिलकर 15 अगस्त की खातिर सैकड़ों हजारों पतंग बनाकर उन्हें बेचकर बड़ी तादाद में कमाई करती हैं, जिसके बाद वो पतंग का बड़ा सा कारखाना खोल लेते हैं। चुड़ैल की सब्जी मंडी। ढोलकपुर गांव बड़ा खुशहाल जिंदगी जी रहा था। वहीं पास में एक घने जंगल पर 2 चुड़ैलें पेड़ पर बैठकर अपने पैर हिला रही थी। अरे कब तक इस पेड़ पर बैठकर इंतजार करें? यहाँ तो कोई भी इंसान नहीं आ रहा। इंसानों की राह तकते तकते तो अब मैं बोर भी हो चुकी हूँ। यार हम बहुत वेली चुड़ैल हैं। रागिनी चुड़ैल है ना, वो भी ना ढाबे पर खाना बनाने का काम करती है। हाँ हाँ, और वो उर्मिला चुड़ैल, वो तो अपना चुड़ैल लोक में ब्यूटी पार्लर खोलकर बैठी हुई है। पर तू ये सब क्यों कह रही है? मैं सोच रही थी कि क्यों ना हम भी अपना बिजनेस स्टार्ट कर लें। इससे हम बोर भी नहीं होंगे और मजा भी आएगा। पर तू जानती है हम सुधरी हुई चुड़ैल नहीं है। लोगों को परेशान करना हमारा परम कर्तव्य है। हाँ तो ठीक है, हम अपना सब्जी मंडी में सब्जी बेचने का बिजनेस करेंगे। पर उससे क्या होगा? वो जानने के लिए सबको इस कहानी के अंत तक जुड़ा रहना होगा। तो आइए फिर ढोलकपुर गांव के सब्जी मंडी में चले। ये बोलते ही अगले दिन दोनों चुड़ैल मंडी में अपनी वेशभूषा बदलकर सब्जी बेचने लगती हैं। अरे क्या क्या सब्जी रखी है तूने बेचने के लिए? यही सब, आलू, टिंडे, तोरी, कद्दू, करेला, भिंडी, प्याज। अरे ओ चुड़ैल, ये कैसी वाहियात सब्जी रखी है तूने? भला ये कद्दू करेला कोई खाने की चीज है? मुझे तो उल्टी आ रही है। अरे तो कौन सा हमें खानी है? अरे ये भिंडी कैसे दी है? बिल्कुल साफ सुथरी ताजी और हरी भिंडी दी है। अरे बहन जी वो तो मुझे भी पता है, पर हैं कितने की? जितना आप दोगे उतने की है ये। हे भगवान, मतलब क्या भाव है? अरे बहन जी हम में भाव बिल्कुल भी नहीं है। अरे पागल वागल हो क्या? मुझे तुमसे भिंडी लेनी ही नहीं है। अरे बहन जी रुकिए, वो क्या है ना, आज ही हम पहली बार सब्जी बेचने मंडी में आए हैं, इसे कुछ पता नहीं है। 20 रुपए की पाव है, ले जाओ। ठीक है दे दो। और हाँ, बोल बोल कर सब्जी बेचो, मंडी में तभी बिकेगी। जी जी जी। बड़ाई हमको सिखाने वाली।
सब्जी ले लो, सब्जी ताजी ताजी हरी हरी सब्जी, भिंडी तोरी कद्दू करेला, ले लो सब्जी ले लो। अरे बहन जी ये जरा कद्दू देना। ये लीजिए कद्दू। अरे बहन जी पूरा मत दो, काटो तो सही। मैं काट देती हूँ। कद्दू कटेगा तो सब में बटेगा, कद्दू कटेगा तो सब में बटेगा। अरे आपने कितने अच्छे से दिया है आलू, और कांदा भी दे दीजिए। जी बिल्कुल बिल्कुल लीजिए। जब शाम को ये सब्जी बनाकर खाएगा ना तो पता चलेगा कि कितने अच्छे से दिया है। रोनित दोनों चुड़ैल से सब्जी लेकर चला जाता है। ऐसे ही काफी लोग चुड़ैल से सब्जी लेने आते हैं, जिसके बाद उनकी सारी सब्जियां बिक जाती हैं। शाम के समय चुड़ैलें लोगों के घर में खिड़की से झांक झांक कर उन्हें सब्जी बनाते हुए देखती हैं। तभी रोनित अपनी बीवी से कहता है, अरे ओ चंपा, खाने की खुशबू तो बड़ी लजीज सी आ रही है, क्या बनाया है? अजी जो आप सब्जी लेकर आए थे वही कद्दू बनाया है मैंने। अच्छा, फिर तो जल्दी से लेकर आओ। रोहित के ये बोलते ही चंपा उसके लिए खाना बनाकर लाती है, जिसे खाने के कुछ देर बाद वो अजीब अजीब बर्ताव करने लगता है। आंखें लाल, नाखून लंबे और गुस्से से भरी शक्ल। रोनित घर का सारा सामान तोड़ने फोड़ने लगता है। तभी उसकी बीवी कहती है, अजी ये कद्दू खाते ही ज्यादा जोश आ गया क्या? अरे सामान क्यों तोड़ फोड़ रहे हो? तोड़ दूंगा, फोड़ दूंगा, हर चीज तहस नहस कर दूंगा। ये कहते ही रोनित तोड़ फोड़ करने लगता है और अपनी बीवी को मारने लगता है। तभी वो रोते हुए कहती है, अरे क्या कर रहे हो? मुझे मार क्यों रहे हो? छोड़िए मेरे बालों को। चुलबुल चुड़ैल वहाँ से लड़ाई देखकर बुलबुल चुड़ैल के पास जाती है, जहाँ वो भी लोगों को लड़ता झगड़ता देखकर खुश हो रही थी। वैसे लोगों को ऐसे तहस नहस करता देख बड़ा मजा आ रहा है। मजा तो बहुत आ रहा है। कल भी सब्जी मंडी में ऐसे ही सब्जी लगाएंगे जिसे खाकर लोग बावले हो जाएंगे। इसी तरह अगले दिन दोनों चुड़ैलें सब्जी बेचने मंडी चली जाती हैं। तभी एक और चुड़ैल आकर कहती है, अरे अकेले अकेले सब्जी क्यों बेच रही हो? आओ सखियो, मैं भी तुम्हारी मदद कर दूं। अरे किसी ने तुझे इस रूप में देख लिया तो इंसानी रूप में आ। ले आ गई, मैं भी बेचूंगी तुम्हारी सब्जियां। आजा आजा, सब्जी ले लो, सब्जी ताजी ताजी सब्जी। ऐसी हरी भरी सब्जी है जिसे खाकर आप बिल्कुल पागल ही हो जाएंगे। आइए आइए सब्जी लीजिए। अरे जरा ये सब्जी देना, बड़ी ताजी लग रही है। हाँ जी बिल्कुल ताजी है, लीजिए। ये बोलकर तीनों चुड़ैलें उसे सब्जी देती हैं। एक एक करके तीनों चुड़ैलें सारी सब्जियां बेच देती हैं। चुड़ैलें फिर से उन्हीं लोगों के घर जाकर तमाशा देखती हैं जो उनसे सब्जियां लेकर गए थे। बाकी लोग भी रोनित की तरह ही अजीब अजीब हरकतें करने लगते हैं। एक एक करके आधे गांव का हाल कुछ इस तरह का ही हो गया था। तभी कुछ औरतें अपने घर वालों की चिंता जताते हुए कहती हैं, हे राम जी, ये हमारे गांव में क्या हो रहा है? हमारे घर वालों को पता नहीं खाना खाते ही क्या हो जाता है। हैरानी करने वाली बातें हैं कि खाना खाते ही घर के लोग सामान फेंकने लगते हैं, तो कभी मारने चिल्लाने लगते हैं। मैंने तो अपने पति को कमरे में बंद कर दिया था, जब उन्हें नींद आई तब जाकर शांत हुए थे। लेकिन मेरे पति तो सोते ही नहीं है। डर के मारे मैंने उन्हें जंजीर से बांध दिया है। मुझे लग रहा है जरूर कोई हमारे खाने में कुछ मिला रहा है। कहीं हमारे गांव में ये सब करने वाली कोई चुड़ैल तो नहीं है? अब तो पता लगाना ही पड़ेगा। तीनों आपस में बात कर ही रही थी कि एक हांफते हुए औरत उनके पास आकर कहती है, गीता, शीला, चंपा, मैंने ना वो चुड़ैल देखी। क्या चुड़ैल? पर वो क्या कर रही थी? मैंने सब्जी मंडी में उसे सब्जी रखते हुए और रूप बदलते हुए देखा था। वो तीनों बहुत खतरनाक चुड़ैल दिखती हैं। क्या वो तीनों? हाँ, तो चलो अब हमें उन चुड़ैलों पर नजर रखनी होगी। पता तो चले आखिर माजरा क्या है। तीनों चुड़ैल सब्जियों के खेत में खड़ी होकर उन सब्जियों में अपनी जादुई भूतिया शक्ति डाल रही थी, जिसे खाकर लोग अक्सर बेकाबू हो जाते थे। तभी तुम लोगों का आइडिया तो बड़ा अच्छा है, लोगों को सब्जी खिलाकर पागल करना। इससे तुम्हें मिलता क्या है? हमें इससे शक्तियाँ मिलती हैं। लोग जैसे पागल होते हैं उतने ही हम ताकतवर होते हैं। शक्तियाँ ही नहीं, हमें लोगों को परेशान करके बहुत मजा भी आता है। अब देखना, धीरे धीरे पूरा गांव कैसे पागल हो जाएगा और फिर ढोलकपुर से पागलपुर बन जाएगा। कल भी हम इन्हें यही सब्जियाँ खिलाएंगे लोगों को। तीनों चुड़ैलों की ये बात वो चारों औरतें सुन लेती हैं, जिसके बाद चंपा कहती है, इसका मतलब
कि ये सब्जी खिलाकर हमारे पतियों को, घर वालों को बेकाबू करती थी और इसकी सारी ताकत इन सब्जियों में ही है। तो तुम जानते हो ना हमें क्या करना। हम वो सामान तो लेकर आए ही थे। हाँ, जानते हैं। अभी सब्जी के खेत को ध्वस्त करना होगा, तभी इन तीनों चुड़ैलों का काम तमाम होगा। ये बोलते ही वो चारों औरतें खेत के कोने कोने जाकर सारी सब्जियों में मिट्टी का तेल छिड़ककर माचिस से आग लगा देती हैं, जिसके बाद धीरे धीरे सारी सब्जियां जलकर राख हो जाती हैं। उसी के साथ तीनों चुड़ैलें तिल मिलाकर मर जाती हैं और सारी औरतें कहती हैं, अब हमारा गांव और हमारे घर वाले सभी सुरक्षित हैं। दादी का जादुई सोने का चश्मा। एक गांव में हरिप्रसाद अपनी पत्नी मधुरा और 7 साल के बेटे बंटी समेत अपनी मां कलावती के साथ रहता था। कलावती अधेड़ उम्र की औरत थी। उसके माथे पर पड़ी झुर्रियां, आंखों पर पड़ा चश्मा बढ़ते उम्र के पड़ाव को एकदम साफ दर्शा रहा था। उसकी बहू मधुरा उसे रूखा सूखा खाना देते हुए कहती है, ये लो खाना। अरे बहू, ये सख्त पापड़ जैसी रोटियां मुझ बूढ़ी के कमजोर दांतों से कैसे खाई जाएंगी? थोड़ा सा दूध दे दो। हाँ, अब क्या तुम्हें 56 भोग परोसूं? खुद से तो एक तिनका भी नहीं हिलाया जाता। दिन भर बिछौने पर पड़े हुए मुफ्त की रोटियां तोड़ती रहती हो। बहू, तू मुझसे हमेशा इतनी कड़वी लहजे में क्यों पेश आती है? दरअसल मधुरा को उसकी बूढ़ी सास फूटी आंख नहीं सुहाती थी। वो जानबूझकर नौटंकी करके कहती है, माँ जी, मैं चाहे कितना भी अच्छा कर लूं, आप कोई न कोई कमी कसर निकाल ही देती हैं। हरिप्रसाद के धमकते कदमों की आहट सुनकर मधुरा चालाक लोमड़ी की तरह खाने की थाली बदल देती है और हरिप्रसाद बिगड़ते हुए कहता है, अरे ये सवेरे सवेरे चिल्लम चिल्ली क्यों लगी हुई है? देखो ना, सासू माँ बेमतलब मुझे खरी खोटी सुना रही हैं। मधुरा के मगरमच्छ के आंसू देखकर हरि गुस्से से दांत पीसकर कड़वे लहजे से बोलता है, माँ ये अपनी मंथराई की आदत कब छोड़ेंगी? आपने रुला दिया ना बेचारी को। बेटा, बहू की तो आदत है तिल का ताड़ बनाने की। हरि कलावती की एक न सुनकर अपनी बीवी के पक्ष में बोलते हुए बूढ़ी माँ को ताबड़तोड़ फटकार लगाता है, जिसे देख कलावती की आंखों से आंसुओं के झरने फूट पड़ते हैं। तभी उसका नन्हा पोता कहता है, दादी माँ चुप हो जाइए। माँ पिताजी बहुत बुरे हैं, वो हमेशा आप पर जुल्म करते हैं। तू है ना मेरा लाडला पोता, मुझे प्यार करने वाला। दोनों दादी पोते एक दूसरे से खूब लाड़ लड़ाते हैं। गुजरते समय के साथ हरिप्रसाद अपनी पत्नी के झूठी अफवाहों में उलझकर हर दिन अपनी माँ को जली कटी सुनाया करता। फिर एक शाम, दादी माँ, मैं आपका चश्मा लगाकर देख लूं? अरे बंटी, ये चश्मा पावर वाला है, तू इसे मत लगा मेरे लाल। लेकिन दादी माँ, आप इस चश्मे में बहुत जचती हो। दो ना दादी, दो ना। शरारती बंटी जबरन अपनी दादी का चश्मा पहनकर उछल कूद मचाने लगता है। तभी चश्मा जमीन पर गिरकर टूट पड़ता है और खड़ूस मधुरा एक की 4 लगाकर कहती है, अरे क्या तोड़ दिया? ये लो, बढ़ा दिया खर्चा। कंगाली में आटा गीला करना तो आपका पुराना पेशा है सासू माँ। अरे नहीं माँ, वो चश्मा। तू चुप कर बंटी, खबरदार जो जुबान चलाया। कलावती पोते के बचाव में बोलती है, बेटा वो गलती से मेरे हाथों से चश्मा छूट गया, इसका शीशा बदलवा देगा क्या? हाँ क्यों नहीं, नोट के बंडल पड़े हैं ना यहाँ पे। माँ, किसने कहा था आपको इस उम्र में उछल कूद करने को? बस तंग आ गया हूँ मैं। आपको अब और अपने घर में नहीं झेल सकता। आप आज अभी अपना कोई बंदोबस्त कर लीजिए। कलावती स्वाभिमान में आकर उसी क्षण घर त्याग कर निकल पड़ती है। ईश्वर ने मेरे आंखों की लौ धीमी कर दी, ऊपर से चश्मा भी टूट गया। सब कुछ एकदम धुंधला दिखाई पड़ रहा है। बेबस बूढ़ी दादी टूटे चश्मे को पहनकर चलते हुए जंगल के पेड़ के सहारे बैठकर अपने पोते की याद में बिलखती हुई भूखी प्यासी सो जाती है। सवेरे पक्षियों की कोलाहल से उसकी आंख खुलती है। इस टूटे चश्मे से भी थोड़ा तो दिखाई पड़ ही रहा है। मुझे अपने रहने के खातिर एक टिकाऊ झोपड़ी तैयार करनी होगी। ईश्वर मेरे बूढ़े टखनों में बल देना। बूढ़ी कलावती आंखों पर चश्मा चढ़ाकर कड़ी मेहनत करके एक झोपड़ी बनाकर घास फूस से एक चटाई बुनकर तैयार करती है। आज से ये जंगल मेरा नगर और ये झोपड़ी ही मेरा घर है। अरे इस जंगल के सारे पेड़ ऐसे कैसे मुरझाए पड़े हैं। कलावती अपने बूढ़ी कमर पर हाथ धरे तालाब के सहारे सभी पेड़ों में पानी डालकर उन्हें सींचती है।
कुछ ही दिनों में जंगल के चारों ओर हरियाली छा जाती है। एक रोज अचानक एक तेजोमय रोशनी जंगल के चारों ओर छा जाती है, जिसके साथ देवी प्रकट होती हैं। कलावती, भयभीत ना हो, मांगो, क्या वरदान चाहिए तुम्हें? मैं भली तरह आपको देख नहीं पा रही हूँ, क्या आप अपना परिचय देंगी? मैं इस जंगल की वन देवी हूँ। तुमने जो इस सूखे पेड़ वन की निस्वार्थ भाव से सेवा करके इनमें पुनः जान डाली है, इसलिए मैं तुमसे अति प्रसन्न हुई हूँ। वन देवी, क्या आप मेरे चश्मे को ठीक कर सकती हैं? ये मेरे अंधेर आंखों का इकलौता सहारा है। अवश्य, क्यों नहीं, मैं तुम्हारी इस इच्छा को अभी इसी क्षण पूरा करती हूँ। वन देवी बुढ़िया के चश्मे को अपनी शक्ति से एक सोने के चमचमाते जादुई चश्मे में बदल कर कहती हैं। कलावती, ये एक जादुई सुनहरा चश्मा है। जैसे ही तुम इसे अपने नेत्र पर धारण करोगी, तुम्हारे नयन की रोशनी पहले की अपेक्षा एकदम तेज होगी। साथ ही जब तुम्हें धन की जरूरत पड़े तो इस चश्मे को साफ करके सहलाना, तब ये तुम्हें सोना देगा। ये कहकर वन देवी वहां से गायब हो जाती हैं। कलावती ये सुनकर बेहद खुश होती है और चश्मे को एक टक निहार कर उसे पहनकर जैसे ही सहलाती है, चश्मे से सोने के सैकड़ों सिक्के बरसने लगते हैं। धन्यवाद ईश्वर, सचमुच तेरे घर देर है पर अंधेर नहीं। कल तक मुझ बूढ़ी के पास कोटा सिक्का भी नहीं था जिससे मैं अपने पोते को मिठाई खरीद सकूं, लेकिन आज मेरे पास सोने के अनगिनत सिक्के हैं। कलावती उन सिक्कों को सुनार के यहाँ बेचकर अपनी आर्थिक जरूरत को पूरा करके भरपेट भोजन करके चैन की नींद सो जाती है। सवेरे शोरगुल की आवाज सुनकर उसकी आंख खुलती है। वो अपनी जादुई चश्मा पहनकर बाहर निकलकर देखती है कि दो गुंडे एक लकड़हारे को बेरहमी से पीट रहे हैं। वो दौड़कर लकड़हारे के पास आती है, तब तक गुंडे रफू चक्कर हो जाते हैं। अरे कौन थे वो दोनों कसाई? अरे चाची, हम लकड़ी काटे वास्ते जंगल आवत रहे, बुड़बक बुझे ही नहीं कि ससुरे हमके लूटे के तांग में रहे। ये चोर उचक्के तुमसे क्या लेने आए थे? रुपया और थोड़ा बहुत पैसा रहे। अभी जबरन छीन करी लुटेरे 9-11 हुई गए। आज हम अपनी पत्नी और बच्चन के का खिलाएब। अरे भाई, आंसू मत बहाओ। कलावती अपने जादुई सोने के चश्मे को उतार कर उसकी ऐनक को सहलाती है, तभी लकड़हारे के हाथों में सोने के सिक्कों की भरमार लग जाती है। इतना बहुत है कि और चाहिए? अरे दादा, ये चश्मा तो जिन्न के जादू के जैसन है। शुक्रिया चाची, अब हमरे बच्चन भूखे ना ही रहें। इसमें शुक्रिया कैसा, एक इंसान ही तो दूसरे के काम आता है। एक दिन कलावती उदास होकर खुद से कहती है, जाने क्यों आज मुझे अपने पोते की याद सता रही है। उसे देखने के लिए कलेजा मचल रहा है। कलावती पोते से मिलने की चाह में गांव लौटती है, तभी उसका नन्हा पोता दौड़कर उसे लिपट जाता है। दादी माँ आप कहाँ चली गई थी? आपको पता है मैं पिछले 2 दिन से भूखा हूँ। कलावती अपने बेटे बहू की आंखों में आंसू और बंटी का कमजोर शरीर देखकर घर की बदहाली को तुरंत भाप जाती है। हरी, ये सब कैसे हुआ? माँ, यह गरीबी उन्हीं कर्मों की सजा है जो हमने आपके संग किए। आप घर से क्या गई, किस्मत जैसे रूठ गई। मेरा काम छिन गया, घर में खाने के लाले पड़ गए। ये घर भी गिरवी पड़ा है माँ। हौसला रखो, अब मैं लौट आई हूँ ना। हे मेरे जादुई सोने के चश्मे, मुझे तेरी मदद की आवश्यकता है। जादुई चश्मा चमचमाते हुए सोने के सिक्के बरसाता है। जा हरी, इन सोने के सिक्कों को बेचा। सोने को बेचकर मिले पैसे से हरी सभी का कर्जा चुकाता है और एक बार फिर उनकी बदहाल जिंदगी की रेल पटरी पर चली आती है। अंत में मधुरा कहती है, माँ जी, मुझे माफ कर दीजिए। मैं भूल गई थी कि एक बुजुर्ग ही एक खुशहाल घर की नींव होते हैं। मैंने उसे ही उखाड़ने की कोशिश की। बहू, मेरे दिल में तेरे लिए कोई मलाल नहीं। गड़े मुर्दे उखाड़ने से भला सब कुछ भूलकर नए सिरे से शुरुआत करते हैं। इस तरह एक बार फिर खुशियां उनके घर दस्तक देती हैं और बूढ़ी दादी हमेशा अपने जादुई चश्मे से गरीब बदहाल की मदद किया करती थीं। रात का समय था, चारों तरफ अंधेरा था। इतने अंधेरे में एक बहुत ही भयानक चुड़ैल अपने भूतिया कुत्ते के साथ गांव के चारों तरफ घूम रही थी और अपना शिकार ढूंढ रही थी। तभी वो एक गाना गाती है, रात को आऊंगी मैं, तुझे ले जाऊंगी मैं, चोरी से खाऊंगी मैं,
और चुपके से चुराऊंगी मैं। तभी चुड़ैल का भूतिया कुत्ता जोर जोर से भौंकने लगता है। ओहो, लगता है हमारा शिकार हमारे करीब है। तभी चुड़ैल को एक मोटा आदमी सड़क के किनारे शराब के नशे में पड़ा हुआ दिखाई देता है, जिसे देखते ही चुड़ैल के मुंह में पानी आ जाता है। क्या बात है, एकदम मोटा और गोलू मोलू शिकार हाथ लगा है आज तो। इसे खाकर बहुत मजा आ जाएगा। जैसे ही चुड़ैल अपने भूतिया कुत्ते के साथ उस मोटे से आदमी के पास पहुंचती है, वो तुरंत अपनी आंखें खोलकर यहाँ वहां देखता हुआ कहता है, अरे कौन है मेरे पास? अगर कोई मेरे पास आया तो मैं उसे मार दूंगा। चले जाओ, अरे चले जाओ यहाँ से, मुझे परेशान मत करो। क्या खुशबू आ रही है इसके शरीर से। इसका मांस तो बहुत ही टेस्टी होगा। चुड़ैल उस आदमी के पास जाती है और अपने नुकीले नाखून से उसकी गर्दन पकड़ लेती है, जिसके बाद चुड़ैल उससे कहती है, अब कहाँ जाएगा तू बचकर मुझसे। ये सब देखकर उस मोटे आदमी का पूरा नशा उतर जाता है और वो चुड़ैल को देखकर घबराने लगता है, जिसके बाद वो उसे कहता है, चुड़ैल चुड़ैल मुझे छोड़ दे, मुझे जाने दे। मैंने तेरा क्या बिगाड़ा है? तू मेरे पीछे क्यों पड़ी है? तुझे खाकर मैं अपने पेट की गुड़ गुड़ खत्म करूंगी। बहुत जोरों से भूख लगी है। चल शेरू, तू भी अपना भोजन खा ले। चुड़ैल के ये कहते ही भूतिया कुत्ता उस मोटे आदमी के पैरों को अपने मुंह में भरकर खाने लगता है। वहीं दूसरी तरफ चुड़ैल उस आदमी की गर्दन पकड़कर खाने लगती है। ऐसे ही दोनों मिल बांटकर उसे खा जाते हैं। बचा कुचा वो वहीं छोड़ देते हैं, जिसके बाद वो दोनों वहां से गायब हो जाते हैं। अगले दिन सुबह जब गांव के सभी लोग उस मोटे से आदमी की इतनी बुरी हालत देखते हैं, तो गांव के सभी लोग इतनी दर्दनाक मौत देखकर बहुत घबरा जाते हैं और आपस में बात करने लगते हैं। अरे बहन, देखो तो सही, कितनी बुरी तरह और बेरहमी से इस आदमी को मारा गया है। पता नहीं किसका काम है ये। अरे जरा इसके शरीर पर निशान तो देखो। ऐसा लग रहा है जैसे किसी ने इसे नोचा है। लगता है किसी जंगली जानवर ने इसको खाया होगा। अरे नहीं बहन, ये तो उस चुड़ैल और उसके भूतिया कुत्ते का काम है। उसी ने इस आदमी को खाया है, क्योंकि कल रात जब मैं पानी पीने के लिए उठी थी तो मेरी नजर अपने घर की खिड़की से बाहर की तरफ पड़ी, जिसके बाद मैंने देखा कि एक चुड़ैल अपने भूतिया कुत्ते के साथ इस आदमी को खा रही थी। क्या कहा? चुड़ैल और भूतिया कुत्ता? हे भगवान, अब हमारा क्या होगा? मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा कि हमारे गांव में भी चुड़ैल और भूतिया कुत्ते का साया है। अगर इन्हें जल्दी से गांव से बाहर नहीं भगाया गया तो पता नहीं हमारे गांव का क्या होगा। बात तो पते की है, हमें इसका कोई ना कोई समाधान तो करना ही होगा। ये सोचकर सभी लोग अपने अपने कामों में लग जाते हैं। वहीं रात होते ही चुड़ैल और भूतिया कुत्ता अपना अगला शिकार ढूंढने के लिए गांव में यहाँ से वहां घूमने लगता है। तभी चुड़ैल को पूरे गांव में कोई भी नजर नहीं आता, जिसके बाद चुड़ैल बहुत गुस्सा होने लगती है कि तभी उसकी नजर एक टूटी फूटी झोपड़ी के अंदर पड़ती है, जिसके अंदर से पीले रंग की रोशनी बाहर निकल रही थी। देख शेरू, मुझे उस झोपड़ी के अंदर रोशनी निकलती हुई नजर आ रही है। लगता है वहाँ पर कुछ लोग बैठे होंगे, वो भी आग जलाकर। चल, उन्हें उसी आग में भूनकर खाएंगे। अरे शेरू, इतनी अजीब तरह क्यों भौंक रहा है? पागल हो गया है क्या? देख, हमारा शिकार हमारे सामने है और तू है कि चलने को तैयार ही नहीं है। चुड़ैल का भूतिया कुत्ता अजीब सा बर्ताव करने लगता है, लेकिन चुड़ैल उसे अपने साथ उस झोपड़ी की तरफ ले जाती है। जैसे ही चुड़ैल झोपड़ी के अंदर पहुंचती है, वहां गांव की कुछ औरतें एक अघोरी बाबा के साथ बैठी होती हैं। अघोरी बाबा 3 घेरों के अंदर बैठा हुआ अग्नि के सामने एक यज्ञ कर रहा था। जैसे ही चुड़ैल और भूतिया कुत्ता उस झोपड़ी के अंदर पहुंचते हैं, अघोरी बाबा अपनी आंखें खोलते हैं और उन्हें देखकर उनसे कहते हैं, कहां से आई है तू चुड़ैल, और इन गांव वालों को क्यों परेशान कर रही है? आखिर तो इन गांव वालों से क्या चाहती है? तो कौन होता है मुझसे ये पूछने वाला? अबे जा बे अघोरी,
तेरे जैसे मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। तू जानती नहीं है चुड़ैल, मैं तेरा क्या हाल करूंगा। मुझे ललकार कर तूने बहुत बुरा किया है, अब तुझे इसका अंजाम भुगतना होगा। तेरे लिए तो मेरा कुत्ता ही काफी है। जा शेरू, अपने भोजन का शिकार कर। जब भूतिया कुत्ता छलांग मारकर अघोरी बाबा के पास जाने की कोशिश करता है, वैसे ही उस भूतिया कुत्ते को बहुत ही जोर से करंट लगता है, क्योंकि जिस घेरे के अंदर अघोरी बाबा बैठे हुए थे वो बहुत ही शक्तिशाली था, जिसकी वजह से वो कुत्ता बहुत दूर जाकर गिरता है और जख्मी हो जाता है। अपने भूतिया कुत्ते को जख्मी देखकर चुड़ैल को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है, जिसके बाद वो अपनी शक्तियों से अघोरी बाबा के ऊपर वार करती है, लेकिन उसका वार लौटकर उसके पास वापस आ जाता है और वो भी घायल हो जाती है। देख चुड़ैल, मैंने कहा था ना कि तू मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। अब मुझे सीधी तरह बता दे कि तू चाहती क्या है और इन गांव वालों को क्यों परेशान कर रही है। इन गांव वालों ने मेरे साथ बहुत बुरा किया। इन्होंने मुझे इस गांव से बाहर निकाल फेंका। मेरी गलती क्या थी? क्या विधवा होना इतना बड़ा श्राप है कि मैं गांव में भी नहीं रह सकती थी? मेरा पति मुझे छोड़कर चला गया था। उसके बाद से गांव वालों ने मेरे ऊपर अत्याचार करना शुरू कर दिया। कोई मुझसे बात करना भी पसंद नहीं करता था और एक दिन उन्होंने मुझे गांव से निकालकर जंगल में फेंक दिया। मेरे पास मेरा एक पालतू कुत्ता था जो हमेशा मेरे साथ ही रहा करता था। हम दोनों ने जंगल में ही अपना ठिकाना ढूंढ लिया, लेकिन एक दिन रात के समय गांव के कुछ आदमी मेरी झोपड़ी तक पहुंच गए और उन्होंने मेरे साथ बहुत बुरा किया, जिसके बाद मेरी मृत्यु हो गई। और मेरे जाने के बाद मेरा कुत्ता भी मेरे गम में जल बसा। मरने के बाद हम दोनों की आत्मा को शांति नहीं मिली, जिसके बाद हम लोग गांव के लोगों से बदला लेने के लिए गांव में पहुंच गए। देखो, तुम्हारे साथ जो भी हुआ वो बहुत ही गलत था, लेकिन अब तुम इन गांव वालों को छोड़ दो और यहाँ से हमेशा हमेशा के लिए चली जाओ। नहीं जाऊंगी, कहीं नहीं जाऊंगी। मैं गांव के हर एक आदमी को मार दूंगी। जब तक मैं सबको नहीं मार देती तब तक मेरा बदला पूरा नहीं होगा। अघोरी के कई बार समझाने के बाद भी चुड़ैल उसकी एक नहीं सुनती, जिसके बाद न चाहते हुए भी अघोरी बाबा को उन दोनों की आत्माओं को शांति दिलाने के लिए उन दोनों को शिव जी के त्रिशूल से मार देते हैं, जिसके बाद उनकी आत्मा को शांति मिल जाती है और वे दोनों हमेशा के लिए वहां से गायब हो जाते हैं।